हेलो दोस्तों, मैं हूँ वर्धन मित्तल और जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट, जो कि एक क्लास 10th का चैप्टर है। तो बिना किसी देरी के चैप्टर को शुरू करते हैं। तो लाइट, जब यार लाइट पढ़ते हैं ना तो दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि हम जो अपने आसपास की चीज़ें हैं उनको देख कैसे पाते हैं। तो उसके बस दो ही तरीके से हम उनको देख पाते हैं। एक है विद दी हेल्प ऑफ आई और अगला है विद दी हेल्प ऑफ लाइट। अगर लाइट नहीं होगी तब भी हम चीज़ों को नहीं देख पाएंगे, अगर आई नहीं होगी तब भी हम चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। तो अब आप सोचते होगे कि हम जो ये चेयर है तो कैसे देख पाते हैं। तो हम चेयर को कैसे देख पाते हैं, क्योंकि जो बल्ब होती है उससे जब लाइट रे फॉल होती है चेयर पे और रिफ्लेक्ट होती है, फिर हमारी आंख में जाके गिरती है, और उसी की वजह से हम ये जो है, इस रिफ्लेक्शन प्रोसेस की वजह से हम हर एक ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, तो अब लाइट क्या हुई। अभी मैंने आपको ये जो पूरा स्टडी बताई, केस बताया, अब इसमें आपको लाइट की डेफिनेशन निकल के आ गई होगी। लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट क्या है? इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स सेंसेशन ऑफ, बोलो बोलो आगे बोलो, सेंसेशन ऑफ साइट। ठीक है, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें देखने में मदद करती है, ये सेंसेशन देती है साइट का। अब देखते हैं लाइट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। पहली प्रॉपर्टी है लाइट की कि लाइट जो है ना वो नॉन मैकेनिकल वेव है। अब हमने ये पढ़ रखा है मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव क्या होता है, साउंड चैप्टर पढ़ा था हमने। ठीक है, तो नॉन मैकेनिकल वेव क्या मतलब होता है? नॉन मैकेनिकल वेव वो वेव होती है जिसको कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है प्रोपोगेशन के लिए। मतलब लाइट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, और लाइट की जो मैक्सिमम स्पीड होती है ना वो वैक्यूम में ही होती है। कितनी होती है भाई? 3 × 10⁸ इतनी स्पीड होती है लाइट की वैक्यूम में। तो अब आपको एक फैक्ट बताता हूँ मैं। ये मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है, ये सन है। अब सन की रोशनी जो अर्थ पे आती है ना वो लेती है 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड्स। ओके, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी तेज लाइट मूव करती है। और अगर आपको अर्थ से सन पे जाना है एक कार से जो कि चल रही है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, किस स्पीड से चल रही है? 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो आपको 141 ईयर्स लग जाएंगे। मतलब आप बूढ़े हो जाओगे जाते जाते, बीच में मर भी सकते हो। ओके, तो अब अपनी अगली प्रॉपर्टी है लाइट की कि उसकी जो वेवलेंथ होती है ना वो बहुत ही स्मॉल होती है। एक्चुअली विजिबल लाइट की वेवलेंथ बहुत स्मॉल होती है। वेवलेंथ क्या है? स्मॉल है। कितनी है यार विजिबल लाइट की वेवलेंथ? तो ये लाई करती है बिटवीन 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब आप जानते हो? नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻9 मीटर्स। ठीक है, मतलब 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर्स टू 700 इंटू 10⁻⁹ मीटर्स। तो आप सोच सकते हो कि कितना कम मीटर मतलब इसकी वेवलेंथ है। ठीक है, तो अब हम लाइट की अगली प्रॉपर्टी देखते हैं जो कहती है कि लाइट जो है वो एक ट्रांसवर्स वेव है। लाइट कैसी वेव है? ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? द पार्टिकल इन द मीडियम विल प्रोपोगेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन। मतलब लाइट के जो पार्टिकल है मीडियम में वो प्रोपोगेट होंगे परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। मतलब ऐसे यहाँ पे परपेंडिकुलर, मान लो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, तो पार्टिकल ऑफ द मीडियम कैसे प्रोपोगेट होंगे? परपेंडिकुलर, यहाँ पे 90 डिग्री बनाएंगे और फिर प्रोपोगेट होंगे, ऐसे जाएंगे। और वैसे ही हमने देखा था साउंड कैसी वेव है। साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड कैसी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। मतलब उसमें कैसे पार्टिकल मूव करेंगे? पहले कंप्रेशन फॉर्म करेंगे, फिर रेयर फ्रैक्शन फॉर्म करेंगे, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन, ऐसे कर कर मूव करेंगे। ठीक है, और इसमें कैसे परपेंडिकुलर मूव करेंगे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन से। तो लाइट की प्रॉपर्टी समझ आ गई आपको। अब अगली प्रॉपर्टी, लाइट जो है वो ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। ये सब हमको बचपन से पता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ओके, तो ये प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई। अब अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। तो लाइट जो है ना वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि जो वेव इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ट्रेवल कर सकती है ना उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो आपको समझ आ गया लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये जो लाइट है ना, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैंने आपको बताई, ये चीज़ बताई, वेवलेंथ 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। तो ये सब चीज़ें ना हम 12th क्लास में आएगी, चैप्टर होगा ऑप्टिक्स। तो ये जो लाइट है ना ये ऑप्टिक्स के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स की ब्रांच है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। ठीक है, तो
तो बेसिकली ये चैप्टर जो है ये हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक है रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। तो अभी हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन और फिर पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन होता क्या है, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। देखो ये क्या बनाया मैंने, मिरर, ठीक है। यहाँ पे एक रे आके से टकराई, लाइट रे आके टकराई, ठीक है, और अब ये बाउंस बैक होकर चली गई। तो इसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इतनी सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन के लिए काफ़ी सारी टर्म्स होती हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, हम अब उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब ये मैंने आपको डायग्राम बनाया है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक इमेजिनरी लाइन और बना देता हूँ, तो फिर अच्छे से मतलब बिल्कुल समझ आ जाएगा। ये देखो, ये मैंने एक लाइन बना दी। तो ये जो मेरा पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये मेरा क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग, साथ में बोलो सरफेस, यस। एंड दिस इज माय पॉलिश्ड सरफेस। व्हाट इज दिस, पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। अब ये जो मेरी रे आ रही है ना, यहाँ से देखिए, ये वाली जो रे आ रही है, लाइट रे आ रही है, और ये मिरर पे जाके हिट कर रही है, स्ट्राइक कर रही है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। मेरे साथ बोलो बच्चों, इंसिडेंट रे, ठीक है। इंसिडेंट रे की डेफिनेशन क्या होती है इंग्लिश में, दी रे, नहीं, द लाइट रे दैट फॉल्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे, ठीक है, समझ गए। अब देखिए आपको थोड़ा इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम ये वाली लाइन डिस्कस करते हैं। अब ये एक पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट हुई, ठीक है, फिर ये मतलब इसने रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ एंगल बना के रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो ये लाइन को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे भी इंसिडेंट रे, ठीक है। अब जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट रे जो है ये हिट करती है रिफ्लेक्टिव सरफेस को, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये क्या बोलते हैं इस पॉइंट को, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। द पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑन विच द इंसिडेंट रे हिट्स इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब ये अपनी नॉर्मल, ये जो है ये हमने क्या है, नॉर्मल। अब नॉर्मल की क्या प्रॉपर्टी होती है, नॉर्मल बेसिकली कोई लाइट रे नहीं होती, हमने इमेजिनरी लाइन बनाई होती है। किसने बनाई होती है, और ये लाइन की क्या प्रॉपर्टी होती है पहले बताओ, ठीक है। तो मैं बताता हूँ प्रॉपर्टी क्या होती है। ये जो लाइन होती है ना, ये परपेंडिकुलर होती है अपने रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। अब आता है अपना अगली चीज। अब हमें दो एंगल यहाँ पे बन रहे हैं, देखो यहाँ पे एक एंगल ये बन रहे हैं, एक एंगल ये बन रहा है, ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा वरना। चलो पिंक कलर से बनाते हैं, ठीक है। ये अपने दो एंगल बन रहे हैं। अब ये एंगल कौन कौन से हैं, ये है अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या, ये वाला एंगल कौन सा है, ये है अपना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, द एंगल मेड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, या फिर द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम आई से डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और द एंगल मेड बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। हमने ये पढ़ लिया। अब आती है मेन टर्म जो कि है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यार पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम अभी पढ़ लेंगे इसको फटाफट। लॉज ऑफ, साथ में बोलो रिफ्लेक्शन, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बेसिकली दो लॉ होता है इसमें। पहला लॉ आता है द इंसिडेंट रे, ध्यान सुना, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अभी फिगर देख लो, देखिए ये फिगर देखा, ये देखो इसमें इंसिडेंट रे, नॉर्मल, ये सब एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, जो कि क्या है, पेपर पे सब लाई कर रहे हैं, तो ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, एंड द नॉर्मल लाई इन दी, बोलो बोलो, सेम प्लेन। ये हो गया अपना पहला लॉ। अब आता है दूसरा लॉ। अब दूसरा लॉ क्या कहता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बेसिकली हमने पढ़ भी रखा है, 9th क्लास में पढ़ा था हमने, ठीक है। ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट करता है। तो यहाँ पे अपना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। अब मुझे यार एक डाउट आ रहा है, पता नहीं अजीब से ही डाउट आया। मान लो ये मेरा एक रिफ्लेक्टिव सरफेस है, ये क्या है मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब मेरी एक लाइट की रे आ रही है, वो नॉर्मली हिट करती है, मतलब 0 डिग्री पे हिट करती है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को। तो मेरा रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे आएगी, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो, अगर ये नॉर्मल हिट कर रही है, मतलब 0 डिग्री पे हिट कर रही है, मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल आपस में कोलाइड हो गई, ठीक है। तो मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हुआ, 0। तो अपना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, 0। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, 0। मतलब ये दोनों भी कोइंसाइड करेंगी, मतलब दी इंसिडेंट रे के जिस पाथ में आई उसी सेम पाथ में वो निकल जाएगी, रिट्रेस इस पाथ कर लेगी, ठीक है। तो ये हो गया अगर नॉर्मल हिट करेगी, मतलब 0 डिग्री पे हिट करेगी, ठीक है, इंसिडेंट रे,
तो अब आता है अपना अगला टॉपिक। अगला टॉपिक में आएगा, ठीक है, अगला टॉपिक में आएगा कि रिफ्लेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो वही मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। रिफ्लेक्शन होते हैं बेसिकली दो प्रकार होते हैं इसके, मतलब दो टाइप होते हैं। पहला टाइप क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, बोलो बोलो, रेगुलर रेगुलर रिफ्लेक्शन। और अगला है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है पहले वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरा ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ पे मैंने दो बीम ऑफ लाइट लिए, दो इंसिडेंट रेज लिए, ठीक है, जो कि पैरेलल हैं। दोनों इंसिडेंट रे कैसी हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। अभी पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट आई और अब ये पैरेलली चली जाएंगी इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्टेड रेज भी कैसी है, पैरेलल है और सेम डायरेक्शन, ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है, ठीक है। तो इस टाइप को रिफ्लेक्शन को बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें हमने स्मूथ सरफेस लिया है, कोई भी सरफेस में इरेगुलरिटी नहीं है। आप मान लो उसमें आपने मिरर लिया, ये मिरर है, ठीक है। तो अब रेगुलर रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, if the parallel beam of light is reflected in the same direction then it is called regular reflection। समझ आ गया? कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला है, कर दो कमेंट, डाउट क्लियर हो जाएंगे, वीडियो बना दूंगा उस पर। अब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ये मान लो इसमें हम मिरर नहीं लेंगे, कोई भी मान लो कार्डबोर्ड ले लिया, कार्डबोर्ड में इरेगुलरिटीज होती हैं, ठीक है। एक काम कर, इसको मैग्नीफाइड इमेज बनाते हैं, इसको इधर बनाता हूँ। देखो ये मान लो ये अपना कार्डबोर्ड का सरफेस है, ठीक है। अब यहाँ पे आई अपनी इंसिडेंट रे, यहाँ पे आई ऐसी हिट। अब नॉर्मल में आते हैं, पहले नॉर्मल, चलो ये अब नॉर्मली हिट कर रही है, नॉर्मली हिट कर रही है। अब एक और रिफ्लेक्टेड रे लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, कहाँ पे, चलो यहाँ पे ले लिया, ठीक है। यहाँ पे आ रही है, तो अब ये यहाँ पे नॉर्मल बनाती है, ये नॉर्मल हो गई अपनी, ठीक है। यहाँ पे ये नॉर्मल पे ही है, 0 डिग्री पे हिट कर रही है। तो ये वाली रे क्या करेगी, ये तो रीट्रेस पाथ कर लेगी, मतलब इन द सेम डायरेक्शन रिटर्न हो जाएगी। और ये वाली कैसे जाएगी, यहाँ पे ऐसे कुछ एंगल फॉर्म करके ऐसे निकल जाएगी। तो अब ये देखो, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये आपस में पैरेलल नहीं है और सेम डायरेक्शन में भी नहीं, इधर जा रही है इधर जा रही है। तो इस टाइप को रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और हाँ एक और चीज़, आप कभी मत सोचना कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेकंड लॉ है, जैसे आई इज इक्वल टू आर, वो फॉलो नहीं हो रहा, इसमें भी फॉलो हो रहा है। यहाँ पे ये नॉर्मली हिट कर रही है इसलिए 0 हो गया और ये रिट्रेस पाथ हो गया, यहाँ पे दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर रिफ्लेक्शन में फॉलो होता है, चाहे वो सरफेस इरेगुलर हो या रेगुलर हो। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, खोल लेते हैं इधर। अब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्शन होता है जिसमें जो रिफ्लेक्टेड रेज है उनकी डायरेक्शन अलग अलग हो। इफ द बीम पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंस ऑन ए सरफेस and is reflected in the different direction then this type of reflection is called diffuse reflection। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट की। अब ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं और ऑब्जेक्ट बेसिकली होता क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एनीथिंग दैट इमिट्स देयर ओन लाइट और रिफ्लेक्ट लाइट, ठीक है। अब मान लो कि ये चेयर है, अब चेयर अपनी तो लाइट इमिट करेगी नहीं, तो क्या करेगी, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी। और बल्ब है, बल्ब भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो अपनी खुद की लाइट इमिट करेगी। मोबाइल फोन है आपका, तो वो भी अपनी खुद की लाइट इमिट करेगा। जैसे आप अभी मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो उसमें से भी लैपटॉप में या फिर आप किसी में भी देख रहे होंगे, पीसी में देख रहे होंगे, मोबाइल में देख रहे होंगे, तो वो एक लाइट रे आपकी तरफ भेज रहा होगा, ठीक है। उसी की वजह से आपको स्क्रीन दिख रही है, वो आपकी आंखों में गई रोशनी और फिर आपकी रेटिना पे इमेज बनी और उसकी वजह से आप वो इमेज को देख पा रहे हो, ठीक है, समझ आ गया। तो अब ऑब्जेक्ट को ना हम दो पैरामीटर पे डिवाइड करते हैं, वेदर इट इमिट देयर ओन लाइट और रिफ्लेक्ट लाइट, ठीक है। उस बेस पे हम इसको डिवाइड करते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, हम बहुत सालों से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपनी खुद की लाइट इमिट करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है तारे, स्टार्स, सूरज, सन, ठीक है, बल्ब हो गई, ये सब अपनी खुद की लाइट इमिट करते हैं। तो ये कैसे है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में कौन आते हैं, जैसे कि चेयर हो गई, वो अपनी खुद की लाइट इमिट नहीं करते, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। इनफैक्ट मून इज ऑल्सो ए नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। मून क्या करता है, सूरज की रोशनी को हमारी तरफ रिफ्लेक्ट करता है और इससे हमें लगता है कि मून अपनी खुद की लाइट इमिट कर रहा है, पर ऐसा नहीं है, मून के पास अपनी खुद की लाइट होती ही नहीं है। तो ये हो गया नॉन ल्यूमिनस और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि दूसरा टाइप क्या है और उनका पैरामीटर क्या है। दूसरा पैरामीटर है कि डायमेंशन और उनका डिस्टेंस इज इन्वॉल्व। इस पर हमने रखा है डायमेंशन और डिस्टेंस। इस पे हमने ऑब्जेक्ट को दो टाइप में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। कौन कौन से टाइप है, टाइप 1 पहला है पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, साथ में बोलो पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगला क्या है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम डिनोट करते हैं एक पॉइंट से और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को हम डिनोट करते हैं एरो से, ऐसे अपवर्ड एरो से, ठीक है। तो अब पॉइंट ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होते हैं, अगर जैसे तारे आसमान में बहुत छोटे दिखते हैं, अब वो छोटे क्यों दिखते हैं, क्योंकि उनका जो साइज़ है ना वो हमारे और उनके बीच के डिस्टेंस से छोटा है, इसलिए हम उनको पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। मतलब अगर
उनकी डायमेंशन डिस्टेंस इन्वॉल्व से छोटी हो तो हम लोग क्या बोलेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। और वैसे एक्सटेंडेड होती है, मान लो आप खड़े हो मिरर के सामने, तो आपके और मिरर के बीच में डिस्टेंस कम है और आपका साइज ज़्यादा है, तो इसलिए आप उसको क्या बोलोगे, आप अपने आप को क्या बोलोगे, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। मतलब इफ डायमेंशंस आर कंपेरेबल टू द डिस्टेंस इन्वॉल्व देन इट इज कॉल्ड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अपना अलग टाइप, मतलब अब ऑब्जेक्ट तो खत्म हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट खत्म हो गया। हाँ, तो चलो अब अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अगला टॉपिक क्या है, इमेज। साथ में बोलो मेरे, इमेज। इमेज, हाँ इमेज, एक बात याद रखना, इमेज जो होती है वो हमेशा रिफ्लेक्टेड रे फॉर्म करेगी, कभी भी इंसिडेंट रे इमेज फॉर्म नहीं कर सकती। हमेशा कौन सी रे फॉर्म करेगी इमेज, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो रिफ्लेक्टेड रे, याद रखना इस बात को। स्टार मार्क दे दो, 3 स्टार दे दो। ठीक है, अब इमेज 2 टाइप की होती है। इमेज कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की। कौन कौन सी इमेज होती है यार, बता दो जल्दी, बता रहे हैं, धैर्य रखो। रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज, ये आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, रियल इमेज क्या होती है, ये इनका पैरामीटर पता है इस पे किस पे डिवाइड है, कि वो स्क्रीन पे कोट हो रही है या स्क्रीन पे कोट नहीं हो रही है। अगर वो स्क्रीन पे कोट हो रही है, मतलब स्क्रीन पे इमेज बन रही है, तो वो कैसी होगी, रियल इमेज होगी। अगर स्क्रीन पे इमेज नहीं बन रही है तो वो वर्चुअल इमेज होगी। ठीक है, VIRTU, ठीक है, वर्चुअल इमेज होगी। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो इमेज है ये स्क्रीन पे कोट हो सकती है, स्क्रीन पे टिक, और ये वाली स्क्रीन पे कट नहीं हो सकती, स्क्रीन पे कट। अब वर्चुअल इमेज का एग्जांपल क्या है, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर विल ऑलवेज ए वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज की प्रॉपर्टीज देखते हैं कुछ। रियल इमेज जो होगी वो हमेशा इन्वर्टेड बनेगी, मतलब उल्टी बनेगी। अब देखो आपका जो आई का रेटिना है उस पर भी एक रियल इमेज बनती है। जैसे कि आपने एक पेड़ देखा, नहीं पेड़ छोड़, हाँ चलो पेड़ ही देखते हैं, फूल ले लिया, चलो फूल देखा। अब ये फूल आपकी आंखें में जाके एक इमेज बनाएगा, तो इमेज कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी, ऐसे बनेगी इमेज। फिर आपका ब्रेन उसको कन्वर्ट करेगा, ठीक है, सीधा करेगा मतलब। ठीक है, तो ये हो गई रियल इमेज की प्रॉपर्टी। अब वर्चुअल इमेज की क्या प्रॉपर्टी है, वर्चुअल इमेज की प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा इरेक्ट बनेगी। इरेक्ट मतलब सीधी। मान लो कि ये आप इधर खड़े हो, ये आप खड़े हो एक प्लेन मिरर के सामने, तो आपकी इमेज सेम साइज और सीधी बनेगी। जैसे कि उल्टी तो नहीं बन रही है, जैसे इधर उल्टी इमेज बन रही है, यहाँ पे सीधी इमेज बन रही है। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। अब रियल इमेज कौन सी रेज बनाती है, रियल इमेज जो है वो हमेशा कन्वर्जिंग रेज बनाएंगी। मतलब जैसे कि यहाँ पे एक रे आई, यहाँ पे एक रे आई, यहाँ पे एक रे आई, तो ये सब इस पॉइंट पे मिल रही है, तो इस पॉइंट पे रियल इमेज बनेगी। मतलब रियल इमेज को कन्वर्जिंग रेज बनाती है, और वर्चुअल इमेज डाइवर्जिंग रेज। यहाँ से एक रेज आ रही है, यहाँ से एक रेज आ रही है, यहाँ से एक रेज आ रही है, और ये यहाँ पे हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे मीट करेंगी ये, पर ये वर्चुअली मीट करेंगी, ओरिजिनली मीट नहीं करी, वर्चुअली मीट कर रही है, तो यहाँ पे बनेगी अपनी वर्चुअल इमेज। इसका एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ आपको। मान लो एक प्लेन मिरर है, यहाँ से अपनी एक रे आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, अब दूसरी रे भी ऐसी ले लेते हैं, यहाँ से आई अपनी दूसरी रे, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो अब जब इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को आप एक्सटेंड करोगे तो ये यहाँ पे मीट करेंगी, तो इस पॉइंट पे बनेगी अपनी इमेज। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। तो बेसिकली हमें आगे चल के प्लेन मिरर को अच्छे से डिस्कस करना है, तो अब आते हैं हम प्लेन मिरर पे। ठीक है, टॉपिक क्या है अपना, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। ठीक है, अब प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर के बारे में जानना जरूरी है। मान लो आपने ग्लास शीट ली, ये ग्लास की मैंने शीट ली है, मिरर नहीं है, ग्लास की शीट है सिर्फ। अब मैंने इसकी एक साइड पे सिल्वर से पॉलिश कर दी, सिल्वर की पॉलिश चढ़ा दी, सिल्वर मेटल की पॉलिश चढ़ा दी, और फिर उसके ऊपर कोई भी पेंट कर दिया ताकि वो पॉलिश को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने इस पर पेंट कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा, मेरा मिरर। मतलब इस साइड से अब लाइट रे पास नहीं हो सकती, ट्रांसमिट नहीं हो सकती। ठीक है, अब ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा लाइट, और इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, मिरर की टाइप, प्लेन मिरर फॉर्म कर लेगा। अब बेसिकली आप बोल रहे हो सिल्वर मेटल तो बहुत महंगा आता है, तो उसकी पॉलिश क्यों कर रहे हैं, तो पहले करते थे ये, अब नहीं करते, अब एल्यूमिनियम की वो करते हैं कोटिंग। ठीक है, वरना आप अपना शीशा घर का खोल के देखते हैं, अरे सिल्वर मेटल मिलेगा। ठीक है, तो अब इसकी पहले प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज। ठीक है, कि ये कैसी इमेज बनाती है। तो जो प्लेन मिरर है वो हमेशा बनाएगा वर्चुअल इमेज। अभी बताया मैंने वर्चुअल इमेज कैसी होती है, वर्चुअल इमेज बेसिकली होता क्या है, बता दिया, इरेक्ट इमेज बनाएगा। ठीक है, और कैसी इमेज बनाएगा, लेटरली इन्वर्टेड। अब लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जब आप गाड़ी के आगे वाली सीट पे बैठते हो और आपके आगे कोई एम्बुलेंस चल रही होती है, तो आप देखते होंगे कि उधर एम्बुलेंस जो है वो परफेक्टली नहीं लिखा रहता है, कुछ उल्टा सीधा सा लिखा रहता है। ठीक है, तो अब आप सोचते होंगे वो क्यों लिखा रहता है, क्योंकि जब एम्बुलेंस किसी गाड़ी के पीछे चल रही होगी, तो जब वो बंदा अपने रेयर व्यू में देखेगा, रेयर व्यू उसमें देखेगा शीशे में, तो उसको क्या दिखेगा कि एम्बुलेंस वो सीधी दिखेगी। अब वो क्यों दिखेगी, वो चलो उसके लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब मान लो आप इधर खड़े हो और यहाँ पे एक प्लेन मिरर है। ठीक है, अब अपना लेफ्ट हैंड उठा देते हो, ये वाला अपने लेफ्ट हैंड उठाया, तो ये वाली इमेज कौन सा अपना हाथ उठाएगी, इट विल उठाएगी अपना राइट हैंड। इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, इस फिनोमेना को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। ठीक है,
इसका आप पिक्चर में भी देख लिया होगा जो आई होगी स्क्रीन पे आपने, कि एम्बुलेंस का भी समझा दिया आपको। तो अब बात करते हैं कि प्लेन मिरर जो इमेज फॉर्म करता है ना, एक और प्रॉपर्टी रखी थी, उसका सेम साइज़ होता है, मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट का सेम साइज़ होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये बंदा 5 सेंटीमीटर का है, ये बंदा भी कितने सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी हो गई। अब एक और प्रॉपर्टी, मान लो कि यहाँ पे बॉल है और ये मिरर है और यहाँ पे बॉल की इमेज है, तो ये क्या हो गया अपना ऑब्जेक्ट, ये हो गई इमेज, और ये हो गई अपना मिरर, एम ले लो। तो जो ओ एम के बीच की डिस्टेंस होगी और आई एम के बीच की डिस्टेंस होगी, वो दोनों सेम होगी, मतलब ऑब्जेक्ट और मिरर की डिस्टेंस और इमेज और मिरर की डिस्टेंस दोनों सेम होगी, मतलब ये दोनों लेंथ सेम है, ठीक है। ये भी है एक प्रॉपर्टी मिरर की। और हाँ, अगर मान लो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे आपका इमेज रखा है, तो जब आप इन दोनों लाइन को ज्वाइन करोगे ना, तो ये लाइन जो होगी परपेंडिकुलर होगी मिरर पे। मिरर पे क्या होगी, परपेंडिकुलर। अब मान लो एनटीएससी में कभी बार ये क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, ऐसा कोई एक मिरर दे देंगे और फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे और यहाँ पे एक इमेज रख देंगे और फिर पूछेंगे कैन दिस बी पॉसिबल, या फिर काफ़ी सारे ऐसे डायग्राम बोल देंगे विच डायग्राम इज पॉसिबल। तो आपको ये जब डायग्राम देखोगे तो आप इन दोनों को ज्वाइन करो, ठीक है। फिर आप देख रहे हो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा, तो मतलब ये इमेज गलत है, ये इमेज कभी फॉर्म ही नहीं हो सकती। ऐसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा है तो यहाँ पे इमेज बन ही नहीं सकती, ठीक है। ये बात समझ आ गई, ठीक है, बढ़िया है। तो अब देखते हैं प्लेन मिरर इमेज बनाता कैसे यार। काफ़ी सारे बोले जा रहे हैं इमेज बना रहे हैं, इमेज बना रहे हैं, अब बनाता कैसे है वो भी तो देखना है। ये अपना प्लेन मिरर, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, बंदे को हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता है बंदा, ठीक है। यहाँ से हमने एक रे निकाली लाइट की, रे अलग पेन से निकालते हैं, ये निकाली मैंने इंसिडेंट रे, यहाँ पे हिट की। अब आप देखो यहाँ पे नॉर्मली हिट कर रहा है, तो ये बाउंस बैक हो जाएगी, सेम पाथ फॉलो करके चली जाएगी, तो ये इस डायरेक्शन में चले जाएगा, ठीक है। अब मैं एक और रे निकालता हूँ इसी पॉइंट से, ये इसको ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये कैसे बाउंस बैक होगा, इस डायरेक्शन में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है ना, ये अपना एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, तो ये सेम एंगल बना के ऐसे चले जाएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों को हम मीट करवाते हैं, मिरर के पीछे मीट करेंगे, बिहाइंड दी मिरर, इस पॉइंट पे मीट हो गई, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे लेते हैं, बॉटम से लेते हैं, इसका बॉटम पॉइंट से मैंने एक रे बनाई, ये परपेंडिकुलर है, रिट्रेस इस पाथ, उसी पाथ से लौट जाएगी, ये ऐसे लौट गई, ठीक है। अब एक और रे बनाता हूँ मैं, ये रे ऐसे जा रही है, ठीक है। मिरर को एक्सटेंड करो, ये रे ऐसे जा रही है, ऐसे इस पाथ में चली जाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये ऐसे चली जाएगी। अब जब इसको एक्सटेंड करोगे, यहाँ पे एक्सटेंड करो, ठीक है, और यहाँ पे इसको एक्सटेंड करो, तो ये यहाँ पे फॉर्म होगी, तो इन दोनों के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, या फिर आप बनोगे, ठीक है। सेम साइज सेम डिस्टेंस, की डिस्टेंस एक्चुअली परफेक्ट नहीं आई क्योंकि हमने स्केल यूज़ नहीं किया इधर, अगर आप स्केल यूज़ करोगे तो एकदम डिस्टेंस परफेक्ट आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया अपना इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर खत्म, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आएगा नंबर ऑफ इमेज। अब यार एक बात आपने सोची होगी, ये प्लेन मिरर छोड़ो, वो बाद में डिस्कस करेंगे, ये वाला टॉपिक पहले डिस्कस करते हैं। अगर मान लो आप दो प्लेन मिरर को ऐसे लगाओ, एंगल पे कुछ एंगल पे लगाओ, तो वो इमेज फॉर्म करेंगे, तो कितनी इमेज फॉर्म करेंगे यार, ज़्यादा इमेज फॉर्म कर लेंगे ऑब्वियसली। यहाँ पे तो एक इमेज फॉर्म हो रही है, यहाँ पे ज़्यादा इमेज फॉर्म होगी, तो उसके लिए हमारे पास काफ़ी सारे लॉज होते हैं, ठीक है। हमें उनको फॉलो करके अपनी इमेज बनानी होती है, तो वो मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा, ठीक है। उनसे ही आप अपना वो करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे। मान लो कि ये एंगल जो है ये थीटा है, ये एंगल कौन सा है, थीटा। इसको भी हम 90 छोड़ो, ये वाला डायग्राम ही हटा देते हैं। ये मान लो ऐसा है कुछ, ये दो मिरर है, ये मिरर M1 2 है और ये M2 3 है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है थीटा। तो पहले आपको क्या करना है, आपको निकालनी है 360/थीटा की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालिए, 360/थीटा की। अगर वो आती है इवन आती है, क्या आती है, इवन आती है, तो आप उनसे 1 माइनस कर दो। आपने 1 माइनस कर दिया तो वो हो जाएगी आपकी नंबर ऑफ इमेजेस, उतनी इमेज बनेगी, नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है। अब मान लो ये आती है वैल्यू आपकी ऑड। अब ऑड आती है तो आपको एक चीज़ देखनी है कि वेदर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस सिमेट्रिकली और वेदर इनसिमेट्रिकली, ठीक है। तो अगर इनसिमेट्रिकली है तो आपका जो होगा वो आपको 360/थीटा ही लेना है, मतलब सेम लेना है, जितना आता है उतना ही ले लो। और अगर सिमेट्रिकली ऑब्जेक्ट प्लेस है तो इसमें -1 कर दो, 360/थीटा -1, ठीक है। अब आता है अगर आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू आती है, फ्रैक्शनल वैल्यू भी तो आ सकती है अगर इसको डिवाइड करेंगे तो, ठीक है। तो उस केस में क्या करना है, उस केस में जितना उसका इंटीग्रल पावर आया ना, इंटीग्रल मतलब आया नंबर, इंटीजर आया, वो आपको लेना है। मान लो आपकी वैल्यू आई 4.5, तो आपको 5 कंसिडर नहीं करना, आपको लेना है 4 इमेजेस बनेगी, ठीक है। चलो इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं, फटाफट। एग्जाम्पल नंबर 1, मान लो कि अपना थीटा की वैल्यू दे रखी है 20 दे रखी है, ठीक है।
तो आप बोल रहे हैं नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, तो हमें पहले क्या करना है 360/थीटा की वैल्यू निकालनी है। 360/थीटा कितना होगा, 360/20 कितना आया 118, 18 आ गया। ठीक है 18 क्या है, इवन है ऑड है, इवन है, तो इसमें हम क्या करेंगे -1 करेंगे, कितना है 17 इमेजेस बनेंगी। तो ये वाला एग्जाम्पल समझ आ गया। एग्जाम्पल 2 लेते हैं। अब मान लो मैं लेता हूँ 80 ले लेता हूँ, थीटा इज इक्वल्स टू 80। 360/थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कितना आया 360/80 4.5। ठीक है 4.5 आ गया 4.5। अब इसमें मैंने क्या बताया था, फ्रैक्शन वैल्यू आई अपनी। फ्रैक्शन वैल्यू में हम क्या लेते हैं, इंटीग्रल पावर, तो इंटीग्रल नंबर। ठीक है तो अपना नंबर क्या हो जाएगा 4 इमेजेस विल फॉर्म्ड। अब एक और नंबर लेते हैं 360 हम थीटा लेते हैं 72। 360/72 कितना आएगा, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करना है, तो ये आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है 5 क्या है अपना ऑड। अगर वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है ऑब्जेक्ट तो हम इसमें क्या करेंगे -1 कर देंगे, तो हमारा कितना आएगा, नंबर ऑफ इमेज 4 आएगा। और अगर ए सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो हम यही नंबर कंसीडर कर लेंगे, तो 5 का 5 ही रह जाएगा। ठीक है ये एग्जाम्पल आई होप आपको क्लियर हो गया होगा टॉपिक। अब अपना अगला टॉपिक, अरे उससे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मान लो अभी तक तो हम ये सब कर रहे थे, हम मान लो हमने अपने दोनों मिरर प्लेस कर दिए पैरेलल। ये हमारा एक मिरर हो गया, ये हमारा दूसरा मिरर हो गया। तो अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा यार, पता तो चल नहीं रहा, मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, 0 डिग्री होगा एंगल दोनों के बीच में। जब एंगल मीट, ये दोनों लाइन मीट करी तो एंगल कहाँ बनेगा, 0 डिग्री। ठीक है एंगल थीटा मतलब थीटा 0 डिग्री, थीटा 0 360/थीटा 0 360/0 कितना नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी आप मान सकते हो। तो इनफाइनाइट इमेज बनाएगी। और जैसे कि यहाँ पे एक इमेज बनी, ठीक है यहाँ पे एक इमेज बनी, तो उनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, मतलब ब्राइटनेस कम हो जाएगी जब इमेज बनती जाएगी ना। ये आपने बेसिकली नाई की दुकान पे भी देखा होगा, सैलून में देखा होगा, एक मिरर जो आग लगाता है, एक मिरर पीछे लगाता है, तो उससे क्या होता है आप अपनी बैक साइड की भी फोटोज में देख सकते हो। तो वही है ये पैरेलल वाला फंडा। ठीक है यहाँ पे सब क्लियर हो गया। तो अब अपना अगला टॉपिक आ जाते हैं। तो हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिया है, ये सब इमेज फॉर्मेशन पढ़ लिया है, प्लेन मिरर पढ़ लिया। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब दोस्तों अब आता है अपना मेन टॉपिक, जो टॉपिक टफ नहीं है, मतलब थोड़ा बच्चों को समझ नहीं आता। स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर का मस्त फंडा है। एक ग्लास, हमने ग्लास का स्फीयर लिया, ठीक है मिरर का स्फीयर नहीं लिया, ग्लास का स्फीयर लिया, फिर हमने क्या किया उसको कहीं से भी कट कर दिया, तो हमें ये एज मिल गया इसका ऐसा, ये हमारा वो मिल गया, हमें एक पोर्शन मिल गया ग्लास का। ठीक है अब इस पर हम किस साइड पॉलिश करते हैं वो डिपेंड करता है कि मिरर कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा। अब मान लो मैंने इस साइड पॉलिश किया, ठीक है तो मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया और ये मेरा पॉलिश सरफेस हो गया। और वैसे ही मैं एक और मिरर अपना एक और ग्लास के वो ले लेता हूँ, पार्ट लेता हूँ स्फेरिकल मिरर का, और यहाँ पे मैं इस बार यहाँ पे पॉलिश करता हूँ, तो मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो गया, ये वाला मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया और ये मेरा पॉलिश सरफेस हो गया। तो अब इस साइड अब ये कौन सा मिरर फॉर्म करेगा, ये होगा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है जिसमें जो बल्जिंग आउट पोर्शन अगर रिफ्लेक्टिंग एरिया वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो वो कॉन्वेक्स मिरर होगा। अरे यार समझ नहीं आया आपको, समझ चलो मैं अच्छे से बताता हूँ एक बार। ये मान लो यहाँ पे मैंने पॉलिश कर रखा है, अंदर वाली साइड पॉलिश कर रखा है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है तो वो कैसा होगा कॉन्वेक्स मिरर होगा। और अगर अंदर की तरफ मतलब केव की तरफ, जैसे गुफा है ना, ये गुफा जैसे कि ये गुफा है तो गुफा हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये क्या होगा कॉनकेव होगा, कॉनकेव। गुफा है तो कॉनकेव, अगर गुफा नहीं है तो कॉन्वेक्स। ठीक है तो हम इसको डायग्राम दिखाते हैं, डायग्रामेटिकली इसको शो कैसे करते हैं। तो कॉन्वेक्स को हम शो करते हैं ऐसे, ये हमारा पार्ट हुआ ग्लास स्फेरिकल ग्लास का और हमने इस साइड पॉलिश कर दिया, तो ये वाला जो सरफेस है हमारा ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, तो ये कौन सा मिरर होगा कॉन्वेक्स। इसको हम ऐसे शो करते हैं इस मिरर को, और कॉनकेव को कैसे शो करते हैं ऐसे। इस बार हम इस साइड पॉलिश कर देंगे तो केव की तरफ केव वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ, तो ये क्या हुआ कॉनकेव मिरर। ठीक है आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब बात करना है इंपॉर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। यार ये टॉपिक तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया था बुक पढ़ के, चलो कोई बात नहीं अभी समझ लेंगे। ठीक है मान लो मैंने अपना ये ले लिया कॉनकेव मिरर लिया है, ठीक है कॉन्वेक्स मिरर से भी ये सब टर्म होगी, उसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं कॉनकेव मिरर का। तो अब मैं इसको ना स्फेरिकल मिरर पूरा कर देता हूँ, ये स्फेरिकल मिरर होगा ठीक है, और ये इसका पार्ट हो गया, ये मिरर इसका पार्ट हो गया और इस साइड मैंने पॉलिश कर रखी है। ठीक है अब ये जो स्फेरिकल ग्लास था इसका सेंटर जो होगा, इसका सेंटर है, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं दोस्तों सेंटर ऑफ कर्वेचर, बोलो यार साथ में कर्वेचर, ये हो गया अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे देखो इसका यहाँ पे सेंटर ले लेते हैं, तो ये जियोमेट्रिकल सेंटर हो गया, मतलब ये जो ये है ये वाला पार्ट है मिरर का और ये वाला पार्ट है मिरर का, ये दोनों इक्वल लेंथ के होंगे, मतलब ये इसका सेंटर हो गया, मिरर का सेंटर हो गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे पोल। ठीक है पोल बोलेंगे। ठीक है
पोल, पोर्ट लिख दिया था, पोल, ठीक है। अब आती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस हमें पता है, यहाँ से कोई भी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर को जोड़ने वाली, स्फेरिकल मिरर को जोड़ने वाली कोई भी लाइन हमारी क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है ना, वो परपेंडिकुलर होती है अपने स्फेरिकल मिरर पे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी भी हम आगे चल के देखेंगे। तो ये हो गया अपना ये। अब आता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस इसको मैं है दूसरे कलर से बनाता हूँ, ब्लू कलर से बनाता हूँ, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे देखो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल्स दोनों से पास हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब आता है अपना मेन टर्म। बताओ बताओ, सोचो सोचो क्या होगा, फोकस, ठीक है। फोकस को मैं कहीं और डिस्कस करता हूँ, यहाँ पे तो घिस भी हो जाएगी, इसलिए फोकस को मैं कहीं और डिस्कस करता हूँ। ये आ गया मेरा बड़ा सा डायग्राम ना, ये आ गया मेरा स्फेरिकल मिरर। पॉलिश कर दिया, फटाफट हो गया, पॉलिश 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 हो गया। इसको एक्सटेंड करेंगे, पूरा इसका ग्लास का मिरर बना देंगे। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारी पोल, ठीक है। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट होगा, मान लो इसको हम फोकस बोलते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। अब इस फोकस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, मान लो कि एक रे ऑफ लाइट है जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, इस लाइन के पैरेलल है ना, पैरेलल आके यहाँ पे एक और पैरेलल लाइन लेते हैं। तो जितनी भी पैरेलल लाइंस होगी, मतलब पैरेलल लाइट रेज होगी, जो कि, एक सेकेंड दोबारा बताता हूँ, एकदम बहुत कंफ्यूजिंग हो गया, दोबारा बताता हूँ एकदम क्लियर, ठीक है। मान लो कि हमने काफ़ी सारी लाइट रेज ली और वो सारी लाइट रेज पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, इसके पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो एक पॉइंट पे जाके मिलेंगी। तो वो पॉइंट क्या होता है, जिस पॉइंट पे वो जाके मिलती है, फोकस बोलते हैं हम उसको। और वो पॉइंट जो होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होता है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस, ठीक है, क्लियर। अब आता है फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ बड़ा ही आसान चीज़ है। द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकस लेंथ। ये क्या होगी हमारी फोकस लेंथ, सॉरी फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ये होगी हमारी फोकल लेंथ, क्लियर। एक बार बता देता हूँ सब। जो हमारा स्फेरिकल ग्लास का सेंटर होता है, मतलब अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे, जिसका ये पार्ट है अपना स्फेरिकल मिरर पार्ट है, अगर हम उसका पूरा स्फीयर बनाएंगे तो उसका जो सेंटर होता है वो होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है इस स्फेरिकल मिरर का, उसे हम बोलते हैं पोल। जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और जो लाइन या लाइन सेगमेंट सेंटर ऑफ कर्वेचर और किसी भी पॉइंट जो कि स्फेरिकल मिरर पे लाई कर रहे हैं उसको ज्वाइन करती है, हम उसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और जो जहाँ पे पैरेलल ऑफ बीम ऑफ लाइट्स जो कि पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस पे आके मीट करती हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे, उसे हम कहते हैं फोकस। फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होती है हम उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में एक रिलेशन है, वो रिलेशन क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता करें, अब देखो ये सी पी, सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल, ये भी एक रेडियस होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर टू दी फोकल लेंथ, नहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर टू दी फोकस, ये दोनों इक्वल होगा, मतलब ये इक्वल होगा और फोकल लेंथ इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब ये 2f के इक्वल होगा, मतलब 2 फोकल लेंथ। मैंने आपको बताया फोकल लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ये बात रखना। फोकस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से, ठीक है। अब हम बात करेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। क्या किसकी बात करेंगे, रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। बहुत ही ईजी टॉपिक, 2 मिनट में समझ आएगा। अभी हम क्या ले रहे हैं, कॉनकेव मिरर ले रहे हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर का भी आपको समझा दूंगा मैं केस। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक टर्म रह गई थी अपनी, यहीं पे समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो इसकी डायमीटर होती है, इफेक्टिव डायमीटर, जैसे कि लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये पूरा एरिया है, लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया है, तो इसकी जो डायमीटर है, ये वाली डायमीटर, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, एपर्चर। एपर्चर, ठीक है, एपर्चर, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। और ये जो डी होता है ये इंटेंसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, इंटेंसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है डी स्क्वायर, ठीक है। मतलब स्क्वायर ऑफ एपर्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होती है, ब्राइटनेस। अब मान लो ब्राइटनेस, जैसे कि मैंने बताया था नाई की दुकान पे जब आप देखते हो तो वहाँ पे इमेज बाय इमेज अंदर अंदर बनती जाती है, उनकी ब्राइटनेस कम होती जाती है, ठीक है। तो उसी ब्राइटनेस को बोलते हैं इंटेंसिटी। तो अब हम बात करते हैं रूल फॉर रिफ्लेक्शन इन स्फेरिकल मिरर, ठीक है। यहाँ पे अपना कॉनकेव मिरर हो गया, ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे लेते हैं, ये हो गई अपनी फोकस, ठीक है। पहला मैंने आपको जो डेफिनेशन है फोकस की वो ही अपना फर्स्ट रूल है, ठीक है। अब मान लो कि दी
लाइट रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइट रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इसको एक्सटेंड करो, मीट एट फोकस, मीट एट फोकस, यहाँ पे मीट करी, ये फोकस हो गया अपना, ठीक है। ये तो हो गया अपना फर्स्ट लॉ, इसको याद रखना। एक बार बताता हूँ, द लाइट रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट एट फोकस, क्लियर। ये हो गया अपना लॉ 1, रूल 1, रूल 1 सॉरी 1, ठीक है। अब बात करते हैं रूल 2 की। रूल 2 जस्ट का अपोजिट है, रूल 2 जस्ट का अपोजिट है। तो सोचो सोचो क्या होगा, ये अपना कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, द लाइट पासिंग थ्रू फोकस, द लाइट पासिंग थ्रू फोकस when hits the reflecting surface of the spherical mirror then these rays are parallel, ठीक है। यहाँ से काफ़ी सारी रेज ले लो, यहाँ पे एक रेज ऐसे आ रही है, तो ये सारी रेज पैरेलल होगी, ठीक है, अगर वो फोकस से पास हो रही है तो ये इसका उल्टा हुआ। रूल 2 भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब बात करते हैं रूल 3 की। रूल 3 में थोड़ा दम है, रूल 3 इनसे इनका कोई रिलेशन नहीं है रूल 3 का। अब रूल 3 देखते हैं, व्हाट इज रूल 3। ये अपना मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ठीक है। द लाइन पासिंग लाइन द लाइट रेज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर व्हेन हिट्स द रिफ्लेक्टेड सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर रिट्रेस पास, मतलब रीबाउंड हो जाएगी। अब मैंने आपको बताया था ऐसा क्यों होता है, ये मैंने बताया था कि रेडियस ऑफ जो कर्वेचर होती है वो परपेंडिकुलर होती है स्फेरिकल मिरर के, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हमने पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से जब ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो मतलब इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आपस में कोलाइड करेंगी, क्योंकि इंसिडेंट रे 0 डिग्री पे फॉर्म होगी, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए रिट्रेसिस पास कर लेती है, यहाँ से जाएगी, यहाँ से वापस आ जाएगी, ठीक है। अब मान लो कि ये हमारा रूल 4 आएगा, रूल 4, ये हमारा स्फेरिकल मिरर, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। अब मान लो कि एक लाइट रे आके पोल पे हिट करती है, तो वो रिफ्लेक्ट कैसे होगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट कैसे होगी, तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। और ये दोनों जो एंगल होंगे ना ये इक्वल होंगे। अब क्यों इक्वल होंगे मैं बताता हूँ। हमने पढ़ा था रेडियस ऑफ कर्वेचर इज परपेंडिकुलर टू दी रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर 90 डिग्री, मतलब ये जो लाइन हुई ये अपनी नॉर्मल हो गई, ठीक है, क्या हो गई, अपनी नॉर्मल हो गई। एंगल ऑफ इंसिडेंस टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सिंपल यार, कोई झंझट ही नहीं है इसमें, तो हो गए क्लियर। अब आगे चलते हैं, ठीक है, कहाँ चलते हैं, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्म बाय ए कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर कैसी इमेज फॉर्म करते हैं, मान लो हम अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस हमने अपना ऑब्जेक्ट रखा, तो कैसी इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। इसके लिए मुझे स्केल चाहिए, मैं फटाफट स्केल जाके लेके आता हूँ। तो मैं स्केल ले आया हूँ, ये रहा स्केल अपना, ये हो गई हमारा कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, क्योंकि यहाँ पे केव है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा केव के अंदर है, इसलिए कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, ठीक है, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमने क्या सोचा है कि हम अपना ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे बिटवीन पोल एंड फोकस। ये हमने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया। अब हम एक लाइट रे पास करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमने अपनी लाइट रे पास की ऐसे, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमें पता है जब लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो वो जाके फोकस पे इंटरसेक्ट करती है, यहाँ पे जाके फोकस से मिल जाएगी और मिल भी गई, ठीक है। अब हमने अब अगली रे लेते हैं जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, ऐसे आएगी, ठीक है, तो ये रिट्रेस इस बात करेगी, हमें पता है रिट्रेस मतलब उसी साइड जाके मिल जाएगी। जब हम इसको इन दोनों रे को एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पे ऐसे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, इसको भी एक्सटेंड करते हैं, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जाके मीट कर रहे हैं, यहाँ पे जाके मीट कर रहे हैं। प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा बढ़ाना होगा, छोटी रह गई प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। यहाँ पे जाके मीट करें तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, इधर बनेगा। तो अब आप देखो ये ऑब्जेक्ट का हमारा इनिशियल, ये हमारा ऑब्जेक्ट का साइज़ है, हमारी इमेज का साइज़ है, तो हमारी इमेज का साइज़ इससे ज़्यादा है, मतलब इमेज कैसी बन रही है, एनलार्ज्ड, ठीक है, इमेज कैसी बन रही है, एनलार्ज्ड। और ये कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज है, क्योंकि ये मिरर के बिहाइंड दी मिरर बनी है, तो ये कैसी इमेज होगी, वर्चुअल इमेज होगी, वर्चुअल, और इरेक्ट होगी, इरेक्ट, ठीक है। अब हम अपना ऑब्जेक्ट जो है उसको कहीं और प्लेस करके देखेंगे कि वो कहाँ पे हम उसको प्लेस करते हैं। अब हम प्लेस कर देते हैं उसको फोकस पे, ठीक है। अब मैं फोकस पे उसको प्लेस कर रहा हूँ,
ठीक है। तो वो कहाँ पे जाके इमेज बनाएगी, ये अपना मिरर प्रिंसिपल एक्सिस, होल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ये मैंने अपना ऑब्जेक्ट इधर ले लिया। ठीक है, अब इनिशियल पहले हम एक रे पास करेंगे जो कि पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से, जाके वो फोकस पे मिलेगी, यहाँ मिल गई फोकस पे। ठीक है, अब दूसरी रे लेते हैं। दूसरी रे हम पास करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ये रिट्रेस इस पाथ इसी डायरेक्शन में आएगी। अब ध्यान से यार आप एक चीज़ नोटिस करो, ये दोनों जो रे है ना ये पैरेलल है आपस में, तो अभी मीट नहीं कर रही। ठीक है, पैरेलल लाइन मीट नहीं करती ना, तो ये इन दोनों को जब हम एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे इस साइड से, तो ये एट इन्फिनिटी मिलेगी, एट इन्फिनिटी मिलेगी। तो ये और ये कौन सी साइड बन रही है मिरर के इन फ्रंट ऑफ द इमेज, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है इमेज। ठीक है, तो कौन सी इमेज होगी हमारी, रियल इमेज, और ये इन्वर्टेड भी होगी। अब आप सोच रहे हो यार पैरेलल ही तो है, हम इस साइड भी एक्सटेंड कर सकते थे, पर अगर कोई इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है तो हमें उसको हमेशा इन फ्रंट ऑफ द मिरर एक्सटेंड करना है। ठीक है, हम उसको बिहाइंड द मिरर एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो ये इमेज कैसी होगी, रियल, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड और हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। मान लो यहीं पे मैं लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो इतनी बड़ी इमेज बन रही है, अभी कभी मीट ही नहीं कर रही, बहुत बड़ी इमेज बनेगी, बहुत बड़ी। ठीक है, हाईली एनलार्ज्ड, इन सबको याद रखना, इनके बारे में आ सकता है एग्जाम में, एनटीएससी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन सबको। अब हम देखते हैं कि अगर हम अपना ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस करेंगे, उन दोनों के बीच में प्लेस करेंगे, तो हमारी इमेज कहाँ बनती है और कैसी बनती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर। ठीक है, और अब बना देते हैं हम अपनी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ये बन गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट ऑफ सॉरी पोल हो गया, ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमें एक रे लेंगे, लाइट रे लेंगे पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये कहाँ पे जाके मीट करेंगे, फोकस पे मीट करेंगे, तो मिला देते हैं इनको फोकस पे, और ये मीट कर गए। ठीक है, अब हम एक रे पास करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो अब ये रिबाउंड हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो वो दोबारा आ जाती है वापस, हमने पढ़ाई ये लोग, तो ये यहाँ पे मीट करेंगे। जब हम इन दोनों रे को एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे मीट करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि इमेज कैसी बन रही है, रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, और एनलार्ज बन रही है, बड़ी बन रही है। ठीक है, और कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी, सी के पार। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज लिख देते हैं। तो इमेज कहाँ बन रही है, पहली बात तो हम वो लिखेंगे, इमेज बन रही है बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के परली तरफ बन रही है। ठीक है, और इमेज कैसी बन रही है, एनलार्ज बन रही है, और कैसी है इमेज, रियल और इन्वर्टेड। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं ऐसे एग्जाम में। तो ये हमने किस चीज़ का डायग्राम बनाया, जब हमने अपना ऑब्जेक्ट प्लेस किया बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, अब हम प्लेस करेंगे अपना ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। ठीक है, चलो लिख देते इधर एट सी, तो देखते हैं अब क्या होगा। ये बन गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये बन गया अपना मिरर, कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। यहाँ पे आ गया अपना पोल, ये रहा अपना फोकस, और ये रहा अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमें किधर प्लेस करना है, अभी बताया था ना, सी पे प्लेस करना है, सही पहचाना एकदम। हमने कहाँ पे प्लेस किया, सी पे प्लेस किया। अब सी से हम एक रे लेंगे पैरेलल। ठीक है, कैसे लेंगे, पैरेलल। तो हमें पता है वो कहाँ पे जाके मीट करेगी, फोकस पे, फोकस पे, फोकस पे मीट कर गई। अब हम एक रे लेंगे पोल पे ले लेते हैं। ठीक है, हमने कहाँ पे ली, पोल पे। अभी सेम एंगल बना के रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये कुछ यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, और हमारी इमेज किधर बनेगी, इधर। इमेज को चलो दूसरे रंग से बना देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। तो ये बन गई हमारी इमेज। अब हमारी इमेज कैसी बनी, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज़ कैसा है इमेज का, सेम साइज़ है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ है उतना ही इमेज का साइज़ है। और कहाँ पे बनी, एट सी, तो ये जस्ट के नीचे बन जाएगी। ठीक है, ये होता है इमेज का ग्लेंस। आप देख रहे हैं कैसे कैसे इमेज फॉर्म होती है, कितनी इंटरेस्टिंग है यार ये टॉपिक, मज़ा आ गया। तो ठीक है, तो अब हमारी ये इमेज कहाँ बन रही है, एट सी। कैसी इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और साइज क्या है, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम अपना प्लेस करेंगे इस ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी। ठीक है, कहाँ प्लेस करेंगे, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी।
अब देखते हैं अब क्या होता है। ये बन गया अपना मिरर, ठीक है। और अब बनाएंगे अपनी प्रिंसिपल एक्सिस रेखा, प्रिंसिपल एक्सिस की रेखा। चलो इसको नाम देते हैं पोल। ये है अपना फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। हम अपना इमेज ले रहे हैं इधर। अब ये देखते हैं इमेज कहाँ बनाएगी। यहाँ से एक रे पास करेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। किया, जाके कहाँ मिलेगी, फोकस पे, हमें पता है, हमने रूल्स में पढ़ा है ना, तो बोलो ना हाँ। तो अब हम एक रे पास करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब ये रिबाउंड हो जाएगी, ठीक है। ये भी हमने पढ़ा है रूल्स में। तो हमारी इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पे बन रही है। ध्यान से देखो, यहाँ पे बन रही है। ये इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड है। और किसकी, दो पॉइंट के बीच में बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रही है, ठीक है। इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड। और कहाँ पे बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। और कैसी है, ये डिमिनिश्ड, ठीक है। स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिमिनिश्ड, ठीक है। अब देखो एक और बात, और ये कैसी है, रियल और इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब हम अपना ऑब्जेक्ट प्लेस करने वाले हैं एट इन्फिनिटी। हम इन्फिनिटी पे प्लेस करेंगे। पहले हमने देखा अगर हम फोकस पे प्लेस करते तो इन्फिनिटी पे जाके ऑब्जेक्ट बनता है। अब हम इन्फिनिटी पे प्लेस करेंगे तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, राइट, फोकस पे बनेगा। चलो प्लेस करते हैं एट इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी में हमारे दो केस बन सकते हैं। पहला केस, अगर हमारी जो लाइट रेज है वो पैरेलल हो, ठीक है, पहला केस देखते हैं। और दूसरा केस में क्या होगा, दूसरा केस में वो पैरेलल नहीं होंगी, मतलब नॉन पैरेलल हो, ठीक है। लाइट रेज हो वो नॉन पैरेलल हो। तो अब केस देखते हैं अपना पहला केस। तो देखते हैं अपना पहला केस, देखते हैं केस है जिसमें हमने एज्यूम किया था कि रेज जो है वो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये बन गया अपना प्रिंसिपल एक्सिस, ये बन गया अपना कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। ये हो गया अपना पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से हमारी रेज आई इन्फिनिटी से, और ये पैरेलल आ रही हैं इसलिए इंटरसेक्ट करेंगी फोकस पे, ये भी इंटरसेक्ट करेगी फोकस पे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट कैसा बना, पॉइंट ऑब्जेक्ट बना, ठीक है। और हाईली डिमिनिश्ड फिगर बनी, हाईली डिमिनिश्ड रियल इमेज बनी, ठीक है। और कहाँ बनी, ऑन दी फोकस। तो ये हो गया हमारा केस ए। अब हम देखेंगे केस बी, हाईली डिमिनिश्ड। केस बी में हमने क्या एज्यूम किया था, पैरेलल नहीं आ रही है रेस। ये हो गया अपना पोल, ये हो गया अपना फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेज मान लो आती है फोकस से पास हो जाती है, ठीक है, रेज आती हैं फोकस से पास हो जाती है, तो ये पैरेलल जाएगी, हमने रूल्स में पढ़ा है। अब हम अपनी अगली रे ले लेते हैं। अगली रे हमारी आप पास होगी पोल से, ठीक है, पोल से होगी पास, तो ये कुछ एंगल बनाएगी और फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो मान लो ये इतना एंगल बना के रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपना इमेज फॉर्म होगी। तो ये इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, एट दी फोकस। इस बी केस में भी एट दी फोकस इमेज फॉर्म हो रही है, यहाँ पे भी एट दी फोकस फॉर्म हुई, ठीक है। तो अब इसमें हमने एक चीज नोटिस की। अब जब हमने फोकस पे अपना ऑब्जेक्ट रखा था तो इमेज कैसी बनी थी, हाईली एनलार्ज। मतलब इन्फिनिटी पे जब इमेज बनती है तो वो हाईली एनलार्ज बनती है, तो उसकी कंपैरिजन में तो ये हाईली डिमिनिश्ड है, तो ये इमेज भी कैसी होगी, हाईली डिमिनिश्ड। ये इमेज रियल है, वर्चुअल है, सॉरी ये इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल बोल दिया गलती से, ठीक है। तो ये हो गया मैंने दो केस। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। अब कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर हमारा कैसा था, बल्ज आउट होता था, जब इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज आउट होता था। तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब इसमें हम वही इंपॉर्टेंट हम देखेंगे, फोकस कहाँ पे है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहाँ पे। पहले तो हम देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम इसको पूरा एक स्फीयर बनाते हैं तो इसका जो सेंटर होगा, जो कि ये है, तो ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। वही ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। तो पोल वहीं पे रहेगा जहाँ पे पहले हमने कॉनकेव मिरर के में देखा था। अब प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन पास थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी हमारी। अब फोकस, फोकस बाद में देखेंगे, चलो पहले एपर्चर देख लेते हैं। एपर्चर वही इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एपर्चर, ठीक है। ये इफेक्टिव डायमीटर है, तो ये क्या होगी हमारी एपर्चर, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से। अब हम देखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर वही कोई भी पॉइंट ले लो मिरर पे और उन दोनों को सी से ज्वाइन कर दो, तो वो हो गई हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हो गई हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सी पी, ठीक है। अब हम देखते हैं फोकस। फोकस हम लेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट विच इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब कॉनकेव मिरर में क्या था, वो फोकस में जाके मीट कर देते हैं।
अब यहाँ पे भी क्या है, दे विल अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस, ठीक है, यहाँ पे हमारा मान लो फोकस है, अब दे विल अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस, ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगे इधर, ये भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा इधर, पर देख क्या होगा, दे ऐसा लगेगा कि वो फोकस से आ रहे हैं, मतलब फोकस से ही निकल रहे हैं रेस, ठीक है। तो ये हमारा रूल 1 भी कह सकते हो आप इसको। तो ये फोकस की डेफिनेशन इसमें कॉन्वेक्स मिरर में ऐसे कुछ एक्सप्लेन की जाती है, ठीक है। अब हम फोकल लेंथ वही बिटवीन टी एंड एफ जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ हो गई। और अब हम देखेंगे कि रूल्स क्या है, जैसे कि हमने रूल्स पढ़े थे ना कॉनकेव मिरर में, वैसे ही इसमें भी रूल देख लेते हैं रूल्स। तो रूल 1 बेसिकली वही है जो अभी मैंने आपको बताया। ये हमारा एक मिरर हो गया, कौन सा मिरर है, बोलो बोलो बोलो, कॉन्वेक्स। ये हो गया हमारा पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, लाइन पास की, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, इस पर हम अपना एक फोकस ले लेते हैं। इफ द रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन दे विल अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस, ठीक है। अब देखो ये रे ऐसे जाएंगी तो ऐसा लग रहा है ना ये रेज डाइवर्ज हो रही है फोकस से, तो वही है अपना रूल 1, ठीक है। इसको हम देख देंगे रूल 1 ना। अब देखते हैं रूल 2। रूल 2 देखिए मैं इसको थोड़ा जल्दी पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ ली है कॉनकेव मिरर में, ठीक है। ये हमारा हो गया पोल, ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, अब इसका जस्ट उल्टा था, तो अब ऐसा होगा, दे विल अपीयर्स टू इमर्ज एट फोकस। अब ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये इमर्ज हो जाएंगे फोकस पे। फिर क्या होगा, अगर ऐसा लगेगा तो ये पैरेलल होंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, मतलब जब ये रिफ्लेक्ट होंगे तो पैरेलल जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वही है अपना सेकंड लॉ, ठीक है। अब रूल देखते हैं रूल 3 क्या कहता है। रूल 3 वो कर्वेचर वाला कॉनकेव में बताया था ना, रूल 3। रूल 3 ये हो गया हमारा मिरर ले लिया, कॉन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ठीक है। अब हम एक रे लेंगे दैट अपीयर्स टू इमर्ज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की टूवर्ड्स आ रही है, अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में मीट कर देंगी, ठीक है। तो इसमें वही होगा कि ये सेम पाथ फॉलो करके बैक चली जाएगी, साइमन गो बैक। रूल 4, ठीक है। रूल 4 वही पोल पे आएगी अपनी रे, ये फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, पोल हो गया, पोल पे आई, यहाँ पे सेम एंगल बनाया, यहाँ पे भी सेम एंगल बनाया और ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि ये आई होगा ये आर होगा और ये परपेंडिकुलर होगा मिरर पे। ये हो गया हमारा बेसिकली खत्म ये रूल्स। अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। यस यू आर राइट, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो देखते हैं पहला हम क्या करने वाले हैं, कहाँ पे अपनी ऑब्जेक्ट लेने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट केस में हम अपना ऑब्जेक्ट लेंगे बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, पोल एंड इन्फिनिटी। ये हो गया हमारा मिरर, कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया हमारा फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और हम लेने वाले हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सॉरी पोल और इन्फिनिटी के बीच में। तो ये हमने ले लिया अपना ऑब्जेक्ट। अब एक रे पैरेलल हम बना देते हैं, तो ये क्या होगा, इट विल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस, ऐसे जाएगी रे। एक और रे लेते हैं हम, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास मतलब इंटरसेक्ट करने की तरफ ले जाते हैं, तो ये डाइवर्ज हो जाएगी, हमने अभी लॉ में पढ़ा, ठीक है। तो अब हम जब इनको एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड करो एक्सटेंड, ठीक है, ये तो फोकस पे जाके मिल करेगी ऐसा, ठीक है। और इसको भी एक्सटेंड करते हैं, ये यहाँ पे फॉर्म हो रही है इमेज। तो ये इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड है, बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही है, मतलब वर्चुअल है, बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही है, ठीक है। इरेक्ट है, इरेक्ट है, और कैसी है, बिटवीन पोल एंड फोकस है, ठीक है। ये हो गई इसकी प्रॉपर्टी। अब हम अपना ऑब्जेक्ट लेंगे एट इन्फिनिटी, वही जो हमने लास्ट केस देखा था उसमें कॉनकेव मिरर में इन्फिनिटी पे हमने अपना ऑब्जेक्ट लिया था, तो क्या हुआ था, वही सेम केस इधर भी होने वाला है, इन्फिनिटी, ठीक है। अगले पेज पे देखते हैं इसको, ये ले लिया आपने पेज, ये बना अपना मिरर, ठीक है। ये बन गई अपनी प्रिंसिपल एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम लेने वाले हैं पॉइंट इंसिडेंस पे, तो वेरी फर्स्ट केस हमारा वही होगा कि हमारी रेस पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हम ले लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। यहाँ पे भी एक ले ली पैरेलल, तो वो मीट करेंगी फोकस पे, जैसा कि कॉनकेव मिरर के केस में किया था, यहाँ पे ये मीट कर जाएंगी। तो आप अब जैसा कि देख रहे होंगे ये इमेज कैसी है, बिहाइंड द मिरर है, मतलब वर्चुअल है, इरेक्ट है, पॉइंट साइज है। अब पॉइंट साइज आ गया तो मतलब कैसी होगी, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। अब बी केस, जब ये पैरेलल नहीं होंगी,
तो मैंने एक इंसिडेंटल रे ले ली जो कि फोकस के पास जा रही है, ठीक है, ऐसे। तो ये पैरेलल निकलेगी, रूल्स में हमने पढ़ा है। अब हमने एक और रे ले ली जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, मतलब अपीयर्स टू पास हो रही है, ठीक है। तो ये सेम पाथ फॉलो करके वापस चली जाएगी। अब जब हम इनको एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड करो यार, एक्सटेंड एक्सटेंड, ये एक्सटेंड किया, इसको भी हमने एक्सटेंड कर लिया, एक सेकेंड, ये एक्सटेंड हो गया। तो ये यहाँ पे बन रहा है ऑब्जेक्ट। ये कैसी है? इरेक्ट इमेज है, इरेक्ट, वर्चुअल है, बिहाइंड द मिरर है। पर कैसी है? ये भी डिमिनिश्ड ही है ओरिजिनल साइज से, हाईली डिमिनिश्ड बोल सकते हैं आप इसको, क्योंकि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट बहुत ही एनलार्ज बनता है, हमने पढ़ा है, ठीक है। तो वर्चुअल है, पढ़ लिया हमने। और ये कहाँ पे लाई कर रहा है? फोकस पे, एट दी फोकस, और ये भी एट दी फोकस पे लाई किया, ठीक है। तो ये हो गए हमारे केस इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब हम देखने वाले हैं कि इनके यूजेस क्या है मिरर के। तो उससे पहले तो आप ये देखो, देख सकते, तो ये टेबल देखो, ठीक है। इस टेबल का स्क्रीनशॉट मार लो, इसमें मैंने सब वही बताया, पोजीशन बिटवीन पी एंड वो सब लिखे। ये ऊपर वाला जो है पार्ट, ये कॉनकेव मिरर का है, ये कॉन्वेक्स मिरर का है, ठीक है। फोटो खींच ली होगी आपने, स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा। तो अब हम देखेंगे कि उनकी यूजेस क्या होती है, एप्लीकेशन क्या होती है, ठीक है। तो हम पहले देखेंगे यूज ऑफ प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर क्या यूज होते हैं? तो प्लेन मिरर फर्स्ट यूज होता है सोलर, क्या क्या, सोलर कुकर। सोलर कुकर में हमारा प्लेन मिरर यूज होता है। प्लेन मिरर की एप्लीकेशन अभी मैं बता रहा हूँ सोलर कुकर में, ठीक है। और अगली एप्लीकेशन क्या है? पेरिस्कोप। पेरिस्कोप, पेरिस्कोप आपने देखा होगा, हम इसको सबमरीन्स में यूज़ करते हैं। यहाँ पे एंगल 45 डिग्री में लगाते हैं, यहाँ से लाइट रे आई ऐसे ऐसे जाके, मतलब हमने इसका एक्सपेरिमेंट भी काफ़ी बार कर रखा है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको भी आइडिया होगा। पेरिस्कोप। अगला होता है क्लाइडोस्कोप। क्लाइडोस्कोप वही होगा, हम टॉय होता है, ऐसे लाइट घुमाते हैं तो अलग अलग पैटर्न बनते हैं, ठीक है। उसका भी हमने एक्सपेरिमेंट कर रखा है अपनी जूनियर क्लासेस में। तो अगला आता है यूज टू गिव फॉल्स इमेज, ठीक है। फॉल्स डायमेंशंस बनाने के लिए यूज़ होता है, मतलब जैसे कि किसी आपने शोरूम में देखा होगा कि वहाँ पे काफ़ी सारे शीशे लगे होते हैं, वो किस लिए लगाते हैं? ताकि जो क्या बोलते हैं दुकान है वो बड़ी दिखे, फॉल्स डायमेंशन क्रिएट हो, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टीज़ की ये हो गई। तो ये हो गया हमारा प्लेन मिरर की एप्लीकेशंस। अब हम देखेंगे एप्लीकेशंस किसकी? कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब कॉनकेव मिरर की एप्लीकेशन क्या है? अब ये रिफ्लेक्टर होता है इन ए टॉर्च। अब मतलब टॉर्च आपने देखी होगी, खोल के देखना कभी उसका ऊपर का पोर्शन, तो उसमें आपको ऐसा सरफेस मिलेगा और यहाँ पे लगी होगी बल्ब, मतलब एट दी फोकस, उसके फोकस पे बल्ब लगी होगी। अब बल्ब लाइट इमिट करेगी तो ये सारी लाइट की रेस कैसी जाएंगी? पैरेलल जाएंगी। तो आपको सारी लाइट पैरेलल जाएगी। अब मान लो हमने टॉर्च ऑन की तो आपको यहाँ पे फोकस, यहाँ पे आपको कोई सामान रखा है, यहाँ पे ढूंढना है, तो ये लाइट रेस पैरेलल जाएंगी, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी आपकी आंखों में और आपको सामान मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो होगी, हमने टॉर्च में यूज़ कर ली। अब इसकी अगली एप्लीकेशन क्या है? इट इज़ यूज इन सोलर कंसनट्रेटर में इसको यूज़ करते हैं। सोलर कंसनट्रेटर क्या होते हैं? बेसिकली ये यूज़ होते हैं मेटल को मेल्ट करने के लिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। आपकी स्क्रीन पे इसकी इमेज आ रही होगी, उसको देख लीजिए, ठीक है। तो हम हमारा अगला क्या है? ये शेविंग मिरर होते हैं, मतलब शेविंग के लिए पापा लोग यूज़ करते होंगे आपके, ठीक है। इट इज़ यूज बाय डेंटिस्ट इसको यूज़ करते हैं। अब ये क्या है? इमेज को, जैसे कि सरफेस है, यहाँ पे उसको फोकस पे रखा है इमेज, तो इमेज जो है वो थोड़ी बड़ी बनती है, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है, ठीक है। एक तो इसका यही यूज़ हो गया, दुकानों में ना लोग ऐसा ही कॉनकेव मिरर लगा के रखते हैं, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर हो गया, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, ताकि ये पूरी दुकान पे नज़र रख सकें। तो आपकी स्क्रीन पे एक इमेज आ रही हो तो देखना और फिर बताना, मतलब उसका और क्या, मतलब ऐसा क्यों कर रखा है। मैंने तो अभी आपको बेसिक बात दी, उसके बारे में आप थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लेना और कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो ये ऐसा ही डायग्राम आपने रोड के वो ब्लाइंड स्पॉट्स पे भी देख रखा होगा, ऐसे लगा के रखते हैं ताकि यहाँ से, जैसे कि यहाँ पे कोई बंदा आ रहा है तो उसे यहाँ पे कौन है वो भी दिख जाए, ठीक है। मतलब एक्सीडेंट्स ना हो। मान लो यहाँ पे एक बाइक आ रही है, यहाँ से एक कार आ रही है, दोनों को अगर ये मिरर नहीं होगा तो उनको कुछ दिखेगा ही नहीं ब्लाइंड स्पॉट पे। अगर मान लो बहुत तेज से शार्प टर्न ले रहे हैं तो उनके एक्सीडेंट हो सकता है, इसीलिए हम ये मिरर लगाते हैं, ठीक है। अब यही मिरर हम कार के रेयर व्यू मिरर में भी यूज़ करते हैं। मान लो लाइट के कान, वो गाड़ियों के कान होते हैं ना, बाइकों के कान होते हैं, यहाँ पे गाड़ी में ऐसा शीशा लगा होता है, तो इसमें क्या होता है, हम ये क्या होता है, यहाँ पे कॉनकेव मिरर लगा होता है, तो ये बहुत ही वाइड रेंज ऑफ इमेज को कवर करता है और उसकी एक बहुत ही छोटी इमेज बनाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम जो मिरर होता है गाड़ियों में, उसमें हम कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं। तो ये थी एप्लीकेशंस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो दोस्त यहाँ पे अपना रिफ्लेक्शन पार्ट खत्म हो गया है। अगली वीडियो में देखेंगे रिफ्लेक्शन, और उसकी अगली वीडियो में देखेंगे न्यूमेरिकल्स, और उसकी भी अगली वीडियो में देखेंगे थोड़ी एडवांस्ड टॉपिक, मतलब इसी चीज़ को हम थोड़ा एडवांस लेवल पे करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार ठोक दो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
अब आजकल क्या है यार, लोग व्हाट्सएप पे ना अननेसेसरी चीज़ें ही शेयर करते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को शेयर करते हो तो आपकी रेप्यूटेशन भी बढ़ेगी कि आप अच्छी चीज़ें शेयर कर रहे हो, ठीक है। तो अगर जैसे कि अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना कि इसमें मैं और क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।